हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर का पार्ट 1 करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह से न्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जो सीबीएसई द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2023 और 24 के लिए प्रस्तावित किया है, बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चैप्टर की बात करें राजा, किसान, नगर की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्या काल माना जाता है? परिवर्तनकारी। जी हाँ, परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल की अगर हम बात करें, इस काल को प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के विकास भी हुए थे। तो क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे परिवर्तन हुए, परिवर्तन के लिहाज से अगर देखें तो नगर राज्यों का प्रयोग बढ़ा, सिक्कों का प्रयोग हुआ, ठीक है, आरंभिक राज्य हुए, लोहे का प्रयोग किया गया। और जब सनातन धर्म में सनातन धर्म में या ब्राह्मणी व्यवस्था में काफ़ी आडंबर आ गए थे, तो इसी वजह से दो नए धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। इसी वजह से ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, इस काल में हुए विकास को जानने की जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है उसके काल को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्र। इसके माध्यम से हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल के बारे में, या महाजनपद के काल के बारे में, या अशोक के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी वो स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए ये से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इस इम्पोर्टेंट नोट्स के जो पीडीएफ है, हम इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत हैं कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है। यहाँ पर कौटिल्य को दो नामों से और जाना जाता है, जिसे हम विष्णुगुप्त कह सकते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य जो है मौर्य के सेनापति थे। ठीक है, तो ये कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है नाम, तो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इस पुस्तक में सारी बातें किसकी बताई गई हैं? राजनीति। ठीक है, राजनीति की गुण बताए इसमें गए हैं। ठीक है ना। अगला विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में कौन कौन से? त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख, अशोक जितने भी लेख हैं उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है यूनान का निवासी था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो ये वो प्रमुख स्रोत है जिसके बारे में हमें, यानी जिसको पढ़ने के बाद हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं? तो मौर्य प्रशासन का प्रमुख अभिलक्षण की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता थी वो थी इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। और मौर्य साम्राज्य का जो सबसे बड़ा केंद्र था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी केंद्र क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी थी। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का उल्लेख भी मिलता है। ये केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। जी हाँ, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी ये वो जो केंद्र है जहाँ से मौर्य सम्राट द्वारा अपने राज्य का संचालन किया जाता था। ठीक है, अगला है
असमान शासन व्यवस्था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था और इतनी विशाल और विविधता से भरे साम्राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अगर हम बात करें तो आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत तक फैला हुआ था। और इतने बड़े साम्राज्य में उड़ीसा की बात तो जो अफगानिस्तान में पर्वतीय प्रदेश है, उड़ीसा जो है वो दोस्तों तटीय क्षेत्र है, तो ऐसे में असमान शासन व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान थी। तीसरा है प्रांतीय केंद्रों का चयन। तो प्रांतीय केंद्रों के चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सुवर्णगिरी, जैसे सोने के खान के नाम से भी जाना जाता है, तो कर्नाटक में स्थित थी। ये भी एक बड़ा व्यापारिक मार्ग था। आवागमन को सुचारू बनाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए गए थे, चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे नौ मार्ग हो, सभी मार्गों को आसानी से वहाँ पर दर्शाया गया था। समिति और तथा उप समितियाँ। तो मैगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और तथा 6 उप समितियों को उल्लेख किया गया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। तो मैगस्थनीज में जो समिति और 6 उप समितियों के बारे में जिक्र किया है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी समितियाँ उप समितियाँ हैं। चलिए, तो समितियों की बात करें, उप समिति की बात करें तो पहले उप समिति का काम क्या था? नौसेना का संचालन करना। दूसरी यातायात और खानपान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। चौथी अश्वरोही। पांचवी का काम जो है रथारोहण, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, वो है रथारोहण। ठीक है, रथारोहण। इसके अलावा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। इसके अलावा एक उप समिति के जिम्मे कई काम थे, जैसे हथियारों को ठीक है ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारों का प्रबंधन करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना भी इन समितियों उप समितियों का काम था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के जो काल में परिवर्तन को कृषि में कौन कौन से परिवर्तन मौर्य साम्राज्य से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। तो अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक में कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो सबसे बड़ा परिवर्तन था हल का प्रचलन, कुदाल का उपयोग और कृत्रिम सिंचाई। अगर हल के प्रचलन की बात करें तो हल का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में होने लगा था। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हलों द्वारा उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। कुदाल का उपयोग उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में कुदाल का उपयोग किया गया। और कृत्रिम सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और कहीं गहरे नहरों के पानी का प्रयोग किया जाने लगा। और ये सारी चीज़ें परिवर्तन इसलिए किए गए ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके, क्योंकि अब जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में नगरों में प्रवेश कर रही थी। ठीक है, अभिलेखों की सीमाओं की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिलेख की सीमाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले सीमाएं की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिलेख होते हैं क्या है। दोस्तों, अभिलेख का मतलब होता है वो लेख जो पत्थरों और या कठोर धातु पर लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई थी किसके दौरान? अशोक सम्राट के दौरान। कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्पीड़न किया जाता है, जिन्हें पढ़ना कठिन होता है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, परंतु सभी के ना तो अर्थ निकाले जा सके और ना ही उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अलावा अभिलेख सदा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। तो जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उस अभिलेखों को पढ़ने में बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि जो अभिलेख लिखे गए हैं तो अधिकतर अभिलेख उन्हीं शासकों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने शासन करते थे। ठीक है, तो और उनके द्वारा ही लिखवाए गए। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने शासन के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवाई हों। ठीक है, अगर अभिलेखों को सही प्रकार से अध्ययन करना तो उसका आलोचनात्मक अध्ययन में करना जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वारा की गई, और इसका राज जो है पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक के जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र का था अशोक, और इसे मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसने साम्राज्य में कलिंग प्रदेश जोड़ा, कलिंग वर्तमान उड़ीसा। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है, और इन लिपियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा।
तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे आता है? तो जेम्स प्रिंसप को इसकी लिपियों को पढ़ने का श्रेय जाता है, जिससे भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। यह है मगध, यहाँ पर नगद नहीं मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। उनके पीछे कई कारण थे, लोहे के विशाल भंडार, हाथियों की उपलब्धता, ठीक है, सुगम आवागमन और राजाओं की महत्वाकांक्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना। मगध की बात कर लेते हैं और 16 महाजनपद की बात कर लेते हैं। तो महाजनपदों का विस्तार मुख्यतः उत्तरी भारत में था और मौर्य साम्राज्य में समस्त उत्तरी भारत शामिल था, अतः लगभग सभी महाजनपद मौर्य साम्राज्य में शामिल होंगे। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन है? कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, काशी, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, वत्स, चेदी, ठीक है। इसके अलावा अवंती और असमक। और इन सभी 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था। तो चलिए मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, जिसे राजगाह के नाम से भी जाना जाता है, राजगाह के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसकी राजधानी दूसरी पाटलिपुत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और आधुनिक पटना और गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज वर्तमान राजगीर थी और भगवान बुद्ध के पूर्व वृद्धरथ तथा जातशंग यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रभामंडल जो है प्रमंडल है, मगध प्रभामंडल, ठीक है। देख लेते हैं कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों था। तो ये मगध का प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में लोहे की खदान जिसका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई। मगध की राजधानी, ठीक है, का जो है राजधानी का तो किलेबंद थी और सुरक्षित भी थी। और मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति भी थी। तो ये कुछ कारण जिससे मगध काफ़ी शक्तिशाली था और राजाओं की महत्वाकांक्षा भी वहाँ पर महत्वपूर्ण कारण थी, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कुषाण शासकों ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें परिस्थितियाँ राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख हैं और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तमिलकम से अभिप्राय उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र से है। इसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को शामिल किया जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण एक अभिलेख के अनुसार किसने कराया था? मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने करवाया था। और इसकी मरम्मत रुद्रदमन और गुप्त शासक ने करवाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो करवाया था रुद्रदामन ने। मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे आधुनिक इसे मनु की संज्ञा दी जाती है। मनु ने इसकी रचना की थी, ठीक है। आधुनिक मनु से क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसी की है? तो आधुनिक मनु की संज्ञा दिया जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजकवि था और उसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। इसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। दानात्मक अभिलेख क्या होता है? तो वह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईस्वी के छोटे छोटे अभिलेख हैं जिनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण है। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियाँ कच्चा माल खरीदती थीं और उससे सामान तैयार करके बाजार में बेचती थीं। आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजाओं ने जारी किए। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए थे और सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी में कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख, जनपद, संगम ग्रंथ, अग्रहार। अभिलेख का मतलब होता है वह लेख जो पत्थरों पहाड़ों को काट कर लिखे जाते तो उन्हें अभिलेख कहते हैं। जनपद, जन मतलब लोग और पद मतलब क्या? जन मतलब लोग, पद मतलब स्थान जहाँ लोगों को पैर पड़े थे और वहाँ वो रहने लग गए थे, उसे मिलाकर से जनपद कहा गया है। संगम ग्रंथ का मतलब होता है जहाँ पर दो संस्कृतियाँ मिलती हैं, जहाँ पर दो संस्कृतियों का प्रचार किया है उसे संगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जैसे तमिलकम।
अग्रहार वह भूमि जो राजा द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उन्हें अग्रहार कहा जाता है। वह भूमि जो राजाओं द्वारा किसको दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उस भूमि को जो है अग्रहार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।